वेलकम टू मानविका WCIS। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कड़ी मेहनत की राहों पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में हमने पिछले लेक्चर्स में इसके आर्टिकल 124 से के क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 7 तक जो संविधान में लिखा हुआ है उसके बारे में जाना था। और अब हम आर्टिकल 125 से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 125 क्या कहता है जानते हैं। ये किससे न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। और न्यायाधीशों के वेतन के बारे में क्या लिखा हुआ है अनुसूची 2 यानी कि शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है ये जो भी वेतन दिया जाएगा तब तक दिया जाएगा जब तक जो है संसद कोई कानून बनाकर इसका निर्धारण ना करे। और अब इसके बाद में कानून बना दिया गया। कब बना दिया गया? ये बना दिया गया तो ये कहा भी गया है वेतन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसको? संसद को है। अब संसद ने इसके आधार पर कौन सा कानून बनाया? ये बनाया सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1955। अब इसमें समय समय पर अमेंडमेंट होते रहे। और इसमें क्या क्या है किसके इसके तहत क्या है? इस एक्ट के तहत प्रत्येक न्यायाधीश के विशेषाधिकार वेतन भत्ते अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के विषय में दिया गया है इस एक्ट में। और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट हुए। और जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी जो है 2,80,000 पर मंथ है। और अदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है वो 2,50,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो ये है। अब बाकी बात ये करते हैं कि एक खास चीज़ ये है कि किसी भी न्यायाधीश के जो भी ये विशेषाधिकार भत्ते अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन से संबंध में जो भी अधिकार उन्हें मिले हुए हैं उनकी नियुक्ति के पश्चात इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन मतलब ये है कि इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और इनको बढ़ाया जा सकता है लेकिन कमी नहीं की जा सकती। इसलिए अगर कोई शब्द ये आ जाए कि इनका नियुक्ति के बाद में केवल ये आ जाए कि परिवर्तन इनकी सैलरी में परिवर्तन या भत्ते अनुपस्थिति या इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो बताइए सही है गलत है? तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि परिवर्तन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता यानी कि लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये शब्द जरा छोटे छोटे शब्द होते हैं इन्हीं से हमारा सारा खेल बन जाता है और हम ये सोचते रह जाते हैं हमारा तो आंसर सही है हमने तो पढ़ा था। बस यहीं पर ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसको सीखना पड़ता है। जो लिखे हुए शब्द हैं इसीलिए मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही ला के लेकर आता हूँ और उन शब्दों को डिफाइन भी करता हूँ जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से। और अब क्या होता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अर्थात किसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है हमारा 126 आर्टिकल। अब ये नियुक्ति का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान तो करता है। ये किन किन कंडीशन में नियुक्त किया जा सकता है? या तो पद रिक्त हो गया, पद रिक्ति के कारण वही होता है कि किसी की मृत्यु हो जाए या फिर किसी को हटा दिया जाए। तो ये रिक्ति का हो गया। अब लेकिन रिक्त हो या फिर इसके अलावा वह अनुपस्थित हो या फिर किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो यानी कि अस्वस्थ वगैरह हो तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो कंडीशंस हो गई किन में की जाती है। अब ये करता कौन है? इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम अब किसे करता है ये बात हो गई। पहला ये है किन कंडीशंस में नियुक्त किया जाता है और कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और तीसरा सवाल बनता है किसे नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज हो जाती है जो इसमें शब्दों का खेल है ये समझना है। कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के अब सुप्रीम कोर्ट का अन्य कोई भी न्यायाधीश है उसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। वरिष्ठता का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि अगर हम ये कहें कि वरिष्ठ को रखा जाता है तो अगर ऑब्जेक्ट में कोई वरिष्ठ शब्द आ जाए तो हम सबसे पहले उसी को टिक करेंगे क्योंकि हमें यही लगेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है उसके बाद में सेकंड नंबर पे होगा उसको बना दिया जाएगा मुख्य उसी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है किसी को भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब क्या आ जाता है क्या होता है जब सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए कोरम पूरा हो?
ना हो, कोरम पूरा ना हो तो क्या किया जाता है, इसके संबंध में भी व्यवस्था की गई है। कोरम क्या होता है? कोरम जानते ही हैं कि मिनिमम न्यायाधीश जो होने चाहिए, जो हमारा वो सत्र चालू रखने में जरूरी हो, तो कोरम कहा जाता है। लेकिन कोरम की यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है कि कोरम कब माना जाएगा कि कोरम पूरा नहीं है, कि 50% लोग हैं तब कोरम पूरा नहीं है, 30 है कब कोरम पूरा नहीं है, कब क्या है, ये चीज़ के लिए मौन है संविधान। तो ये डिसाइड काम करने का काम किसका है? मुख्य न्यायाधीश का काम है। अब तो इसके लिए किसे किसे अपॉइंट करा जाएगा? अगर हो तो तदर्थ न्यायाधीश का एक पद होता है, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उस फोरम को पूरा करेगा। तो अब कैसे पूरा करेगा ये, इसके लिए दो आर्टिकल हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 127 है। 127 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस लिए हो रही है? गणपूर्ति के लिए। एडॉक जजेस की बात हो रही है ये। अब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये एक ट्रिकी सवाल आ गया फिर से। अब यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं करता है, यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। ये शब्दों को ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी शब्द है। मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन ये किससे? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। बस राष्ट्रपति का रोल है, लेकिन अनुमति देने में है रोल, तो पूर्व अनुमति के बाद होता है। वैसे हमने देखा था इससे पहले जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की थी, तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करता था। तो नियुक्ति में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यही ट्रिकी है, इसी को ध्यान रखना है। अब किसे मतलब मतलब नियुक्त करा जाएगा यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश में? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को करा जाएगा। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में भी वो न्यायाधीश होने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हो। अब इन्हें नियुक्त करने के लिए वो जो भी जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा तदर्थ न्यायाधीश के पद पर, तो उस न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा। कौन? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट करने से पहले। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट हो गए। एक तो जो जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, साथ साथ उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता हो उसकी उस टाइम। और दूसरी बात यह है कि उससे पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी परामर्श करा जाएगा जिसका वो न्यायाधीश है। और इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश इसे नियुक्त करेगा, लेकिन इससे पहले सबसे पहले वो राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, उसके बाद ही होगा ऐसा। अब ये कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो नाम जो भी न्यायाधीश होता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए की जाती है जितनी आवश्यक हो। जब वो quorum की पूर्ति हो जाएगी तब जरूरत नहीं है, तो इसलिए तदर्थ न्यायाधीश के लिए कोई एक निश्चित टाइम नहीं है कि कितनी अवधि उसकी बताई जाए। तो उक्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वो सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं, और वह न्यायाधीश भी अपने वो सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर उसे करने चाहिए। तो ये भी चीज हो गई। अब दूसरा आर्टिकल गणपूर्ति के लिए क्या है, यानी कि कोरम को पूरा करने के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 128। 128 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। यह उपस्थिति शब्द आ गया, वहां नियुक्ति शब्द था। तो यहाँ पर उनको जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय में कोरम पूरा करने के लिए बुला लिया जाता है, और वो वही काम करते हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को करना चाहिए। काम वही करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई एडॉक जजेस या इस तरीके का कोई शब्द नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी मतलब कोरम पूरा करने के लिए उनको बुला लिया जाता है। बुलाने का मतलब क्या होता है कि अनुरोध किया जाता है मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनसे कि आप और वो भी क्या, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेके किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है किन्हें नियुक्त किया जाता है यहाँ, मतलब किन्हें उस बैठक में बुलाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं एक तो, और दूसरे कौन होते हैं? हाई कोर्ट के, यहाँ पर ये मुख्य न्यायाधीश शब्द नहीं आएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो पद धारण कर चुके हो, यानी कि रिटायर्ड, ये भी सेवानिवृत्त की बात हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे रिटायर्ड हों जो एससी का न्यायाधीश होने की योग्यता भी रखते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा शब्द का हेरफेर हो गया है। ये मुख्य न्यायाधीश शब्द ना मान के ये केवल कोई भी न्यायाधीश रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट का, तो ये बस ये शब्द हटा दीजिएगा। तो इन सभी न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो गए लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं उनके लिए। तो और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये लोग दो लोगों के लिए है ये।
अब उपरोक्त एससी का न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध मुख्य न्यायाधीश करेगा और राष्ट्रपति की पूर्ण लेके करेगा। अब बात आ जाती है कि जब ये बैठक में उपस्थित होंगे उस टाइम इनको क्या भत्तों का दिया जाएगा, वो भत्ते कौन से दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। और इनको लेकिन अधिकार और शक्तियां विशेषाधिकार वो सभी प्राप्त होंगे जो एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होने चाहिए, किंतु इन्हें न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। जो मैंने बताया केवल ये उपस्थिति वाला शब्द इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीज हो गई। न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय होने का क्या अर्थ है? ये आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है एवं इसके तहत इसे अपने अवमान के लिए दंड देने का भी अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट की कहते हैं ना, अवमानना नहीं कर सकते, अवमानना पर क्या है, दंड दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेगा तो उसे दंड देने का अधिकार है। और ये अभिलेख न्यायालय है इसलिए इसको ये चीज मिली हुई है। तो यहाँ पर अगर आर्टिकल 129 की बात आए तो अभिलेख न्यायालय की बात आए तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो अभिलेख न्यायालय है और दूसरा अवमान के लिए दंड देने का अधिकार है। ये दोनों पॉइंट जरूरी है क्योंकि आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि आर्टिकल 120 जो कहता है अभिलेख न्यायालय, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अब अभिलेख न्यायालय के अनुसार क्या है, इसके द्वारा दिए गए सभी निर्णयों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है। ये सभी निर्णय क्या होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक नजीर या दिशा निर्देशन के लिए होते हैं, या फिर ये कहें कि ये सभी निर्णयों का एक साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। कहते हैं ना कि रेफरेंस लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है, हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा तो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अनुसार हम ये पॉइंट रखते हैं। तो वही चीज होती है, क्या साक्ष्यात्मक मूल्य है उसका एक साक्ष्य के रूप में। ठीक है, साक्ष्यात्मक नहीं, साक्ष्यात्मक शब्द है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। अब ये हो गया इसका मतलब। और दंड देने का भी अधिकार है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर आता है। अब इससे अगली चीज जानते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गठित की जा सकती है, या यदि हाँ तो किस प्रकार? और एक बहुत विशेष बात है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है? अब आपने आर्टिकल 124 में ये तो जाना होगा कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ये तो 124 कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है कि नहीं है ऐसा कहीं लिखा है? हाँ लिखा है, आर्टिकल 130 कहता है, एससी के स्थान का जिक्र करता है। और कैसे करता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, अगर दिल्ली में होगा, ये शब्द लिखा हुआ है। और आर्टिकल 130 में है, ना कि 124 में। 124 तो केवल ये बताता है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात करता है। यहाँ पर ये कहता है भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा एवं इसकी किसी अन्य स्थान पर भी बेंच का गठन किया जा सकता है। अब लेकिन ये बेंच का गठन कोई ऐसे ही हो जाएगा, इसके लिए भी क्या होगा, क्या मुख्य न्यायाधीश कर देगा? क्या नहीं, मुख्य न्यायाधीश करता तो मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना नहीं कर सकता। ऐसा एक दो बार हो चुका है कि साउथ के एक चीफ जस्टिस है, उन्होंने मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कोशिश की थी कि साउथ में एक बेंच खोल दी जाए, लेकिन उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। तो जब अनुमोदन नहीं किया उन्होंने, तो नहीं खुल सकी। तो ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अनुमोदन ही राष्ट्रपति से नहीं मिलता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमें अभी तक एक ही स्थान पर दिल्ली में, इसकी कोई बेंच कहीं और गठित नहीं हुई है। अब बात करते हैं इससे आगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि सीओआई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भाग 5 के अध्याय 4, हम जान ही रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं हम अध्याय 4 को, में ऐसी की किन किन अधिकारिताओं का वर्णन है। अब इनकी अधिकारिताएं क्या है सुप्रीम कोर्ट की, उन अधिकारिताओं का वर्णन की बात हो रही है। एक तरीके से कहते हैं उनकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या है, मूल या आरंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, रिट अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और अन्य अधिकारिताएं, शक्तियां आदि, ये सब हैं। अब देखते हैं कि इसे एक एक करके पढ़ते हैं। और अभी सबसे पहले देखते हैं क्या चीज, ये है सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता किसे कहते हैं। अब या आरंभिक अधिकारिता किसे कहते हैं। अब आर्टिकल 131 से ये शुरुआत होती है
आर्टिकल 131 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में वर्णन करता है या मूल अधिकारिता के बारे में वर्णन करता है। इसके अंतर्गत केवल 3 प्रकार के विवाद आते हैं जो इस आर्टिकल के तहत सुने जाते हैं। अब वो 3 तरीके के विवाद कौन से होते हैं? जो मूल अधिकारिता का या आरंभिक अधिकारिता का मतलब हो गया, ये इनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी इसकी सुनवाई और कहीं नहीं। अब पहला है क्या? भारत सरकार, एक तरफ तो भारत सरकार हो और दूसरी तरफ जो स्टेट्स हैं, या तो कोई एक स्टेट हो या एक से अधिक स्टेट हो सकते हैं। तो भारत सरकार और वर्सेस स्टेट, वो भी एक या एक से अधिक। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा क्या हो। एक और तो क्या हो, भारत सरकार प्लस इसके साथ में कोई एक स्टेट हो, तो एक तो ये हो वर्सेस दूसरी तरफ एक या एक से अधिक स्टेट हो सकते हैं, तो ये हो गया दूसरा विवाद, ऐसा कोई विवाद हो। तीसरा, अब भारत सरकार ना आके दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में कोई विवाद हो, तो वो चीज आएगी। ये इस तरीके से ये हो, यानी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार और स्टेट्स के बीच के जो विवाद है या स्टेट्स के बीच के विवाद है, तो वो कोई हाई कोर्ट में तो सुनवाई होगी तो पक्ष ले लिया जाएगा किसी ना किसी का। तो इस तरीके से वहां न सुनवाई होके सीधे की सीधे इसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो इसी को मूल अधिकारिता कहते हैं। अब मूल अधिकारिता से संबंधित कुछ अपवाद भी हैं कि जिन्हें मूल अधिकारिता नहीं माना जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं वो चीजें। अब कुछ चीजें क्या है, 131 के निर्दिष्ट मूल क्षेत्राधिकारी का विवाद के अंदर कोई भी जो नागरिक है इस अनुच्छेद के तहत केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता। मतलब यह है कि कोई व्यक्ति नहीं इसमें केस करेगा, केवल केंद्र और राज्य की सरकारें ही हैं जो इसके अंतर्गत मामला उठा सकते हैं कि एक स्टेट की सरकार दूसरे स्टेट की सरकार के विरुद्ध। ये नहीं कि मतलब यहाँ का नागरिक जो है इस स्टेट का इस स्टेट के नागरिक के विरुद्ध अपना ले आए, ऐसा नहीं है कोई केस उठा सकता, बल्कि क्या होगा, सरकारें जो हैं वही इसके लिए वो मामला उठाएंगी। तो अब एक ये हो गया मामला, यानी कि ऐसा। अब 131 में एक प्रोविजो दिया हुआ है। इसी आर्टिकल में एक प्रोविजो क्या कहता है कि संविधान के आरंभ से पहले किए गए किसी संधि, करार यानी कि एग्रीमेंट, सनद, सनद को सनदी बोलते हैं, ऐसी किसी अन्य लिखित मामला, कोई ऐसा कोई लिखित मामला है, को इस अनुच्छेद के अधीन नहीं उठाया जा सकता। हो सकता है कि कोई ऐसे संधि बंदी हो रखी हो जिसकी वजह से दो स्टेट्स में विवाद हो, लेकिन उस तरीके का मामला इसके तहत नहीं उठाया जा सकता। अब इसके अलावा क्या हो गया, 200 आर्टिकल 262 के तहत एक अंतर्राज्यीय जल आयोग है। अब कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय जल आयोग को निर्दिष्ट कर दिया गया है, उस मामले को भी इसके तहत नहीं उठाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय जल आयोग क्या होते हैं, दो राज्यों के बीच जल से संबंधित विवाद को देखते हैं। तो ये जल आयोग से को जो मामला दे दिया गया है वो मामला इसके तहत नहीं उठाया जा सकता। तो ये मामले राज्यों के बीच होते हुए भी नहीं उठाए जा सकते। तो ये अपवादों में आ जाते हैं। अब बात आती है किन किन मामलों में उच्च न्यायालय के बाद अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अपीलेट अथॉरिटी का मतलब ही है कि हाई कोर्ट की अपील, किसी निर्णय की अपील हम सुप्रीम कोर्ट में करें, तो इस तरीके से ये अपीलेट अथॉरिटी हो गया। तो अब यही बात हो जाती है किस तरीके के मामले, ऐसे तो बहुत से तरीके के मामले होते हैं लेकिन उनमें सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार को निम्न भागों में बांट सकते हैं आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 132 के तहत आती हैं। सिविल विषयों से जुड़े मामले आर्टिकल 133 के। आपराधिक विषयों से जुड़े मामले आर्टिकल 134। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें आर्टिकल 136। केवल आज हम यहीं तक सीखेंगे तो इसी को बस देखते हैं अभी। इससे आगे हम इससे अगले पार्ट में जानेंगे, लेकिन अभी देखिए यहीं सीखते हैं। संवैधानिक विषय से जुड़े अपीलें आर्टिकल 132 है। अब इसमें क्या आता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई को
के तहत दिए गए, इस तरीके से इनमें किसी दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। ये सीधी सी बात करता है। अब क्या है, किस कंडीशन में, यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 134 का के तहत ये प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न है, तो जो संविधान के जो व्याख्या से संबंधित या संविधान को के निर्वचन से संबंधित कोई ऐसा विधि का मामला हो, यानी कि कानून का कोई सारवान प्रश्न हो, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसके लिए कौन प्रमाणित करेगा? उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के तहत प्रमाणित करेगा। ये मामला सिविल भी हो सकता है, आपराधिक भी हो सकता है या अन्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें कह दी गई है। लेकिन अब सिविल मामले और उनके लिए क्या चीजें हैं, ये क्या बात आ गई, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कुछ सारवान प्रश्न से संबंधित। अब इससे अगला आर्टिकल क्या कहता है, किन आधारों पर किसी सिविल मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब ये जानते हैं। अब ये देखिए, आर्टिकल 133 इसके बारे में बात करता है। 132 तो जो है संवैधानिक से प्रश्नों से संबंधित है। अब ये आर्टिकल 133 सीधी से सीधी बात करता है, सिविल मामलों से की बात करता है, सिविल केसेस की बात करता है। अब सिविल केसेस को किन आधारों पर हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके तीन आधार, तीन में से कोई आधार एक होना चाहिए। उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो यानी कि विधि का सारवान प्रश्न हो कोई, तो हम इस मामले को ले जा सकते हैं अपील के लिए, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। या फिर कोई ऐसा प्रश्न हो जो सामान्य जनरल इम्पोर्टेंस का हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पक्षकारों के अलावा, जो भी पक्षकार हैं उनके अलावा बहुत से अन्य व्यक्तियों पर या अन्य लंबित मामलों पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला हो, या तो ये कंडीशन होती है, या फिर ये हो जाती है उच्च न्यायालय की राय में इस प्रश्न का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट में किया जाना आवश्यक हो, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं इसको, हो उसकी। तो इस तरीके से ये आधार हो जाते हैं, तो हम अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आते हैं आपराधिक मामलों से संबंधित की अपील किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। आपराधिक मतलब क्रिमिनल मामले। अब आर्टिकल 134 इसके तहत कुछ दशाएं निर्धारित करता है कि जिनकी अपील हम कर सकते हैं। अब ये चीजें हैं समझने की। अब किसी अधीनस्थ न्यायालय में दोष मुक्ति दे दी गई किसी को, अधीनस्थ न्यायालय में, अब उसके आदेश को उच्च न्यायालय ने पलटकर मृत्युदंड में तब्दील कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में वो हाई कोर्ट में मैटर आया, हाई कोर्ट ने उसको पलट के यहाँ तो दोष मुक्त कर दिया गया था, उसके अगेंस्ट में फिर केस यहाँ आया, तो उसी व्यक्ति को इन्होंने क्या करा, मृत्युदंड दे दिया। तो भैया अपील के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हो। ऐसे ही उच्च न्यायालय ने कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा लिया और उसके बाद में फिर यहाँ भी मृत्युदंड दे दिया, तो यहाँ से भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इस पे भी। अब इसके अलावा एक चीज आ जाती है, उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दिया हो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में के अपील के योग्य है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी ये जो ऑर्डर देते हैं किसी केसेस का, जब यानी कि केस कंप्लीट हो जाता है तो इनका ऑर्डर आता है। ऑर्डर में आपको जो भी दोष के लिए दंड दिया गया है, उसके आधार पर क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है वही क्या हो जाती है, एक तरीके से सर्टिफाइड कॉपी हो जाती है किसकी, उच्च न्यायालय की। ये लेके आप जा सकते हो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा सकते हो। तो जब तक ये कॉपी नहीं होगी तब तक आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे ऑर्डर की कॉपी के बिना। तो उसी को कहते हैं प्रमाणित कर दिया हो, तो उसके आधार पर ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आधार हो सकता है या तो। अब बात करते हैं आर्टिकल 135, बीच में एक आ गया है, ये ज़्यादा महत्व का नहीं है लेकिन ये बीच में सीरियल से आ रहा है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बताना जरूरी है। क्योंकि पहला जो हो गया वो संवैधानिक किसी प्रश्न से संबंधित हो गया, फिर 133 क्या हो गया, सिविल मामले से संबंधित, 134 क्या हो गया, क्रिमिनल से संबंधित। अब 135 जो आ रहा है ये क्या कहता है, अगर कोई ऐसा विषय है जो आर्टिकल 133 134 के उपबंध उस पर लागू नहीं होते हों और संसद ने भी इसके लिए कोई उपबंध ना किया हो, ऐसा हो सकता है कोई मैटर ऐसा हो,
तो उस विषय के लिए सुप्रीम कोर्ट किन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा? तो ये उन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा जो संविधान लागू होने से पहले फेडरल कोर्ट करता था। तो उन्हीं अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करके उसको सुनेगा वो। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी एक बीच में आता है, तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई कंफ्यूजन में आप आ जाए। अब इसके बाद में एसएलपी की बात आती है। अब मान लिया कोई विषय उपरोक्त तीनों के अंतर्गत शामिल ना हो, तो किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? यानी कि सिविल, दांडिक या अन्य में से कोई ना हो, तो क्या होता है? इसके अंतर्गत विशेष अनुमति की अपील है। अब ये आर्टिकल 136 के अंतर्गत आता है, स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं इसको। अब स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है कि उन विषय पर अपील की जा सकती है जो उपरोक्त तीनों में शामिल ना हो, जो हमने ऊपर बताया। तो या फिर कोई ऐसी विशिष्ट परिस्थिति हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्पेशल लीव पिटीशन के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब क्या है इसमें, लेकिन एक बात है, इस प्रकार की अपील ग्रहण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, अर्थात इसकी विवेकाधीन शक्ति है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो जो उनके जो बाकी उनका पूरा स्टाफ होता है, जो एक इस चीज को इस एप्लीकेशन, इस पिटीशन को देखता है, तो वो पहले क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि वो सुन इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अगर वो अपील को ग्रहण करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा, नहीं तो मतलब नहीं सुनवाई होगी। तो ये क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधीन है। अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अन्य किसी साधन से न्याय ना मिल सके, तो वह ही एसएलपी की शक्ति यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन की शक्ति ले सकता है, का प्रयोग कर सकता है। लेकिन एसएलपी के अंतर्गत सैन्य अधिकरणों के निर्णय जो होते हैं, सैन्य ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके निर्णयों की अपील नहीं की जा सकती कि इसकी के लिए हम चले गए स्पेशल लीव पिटीशन के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमने ये चीजें जो जानी, अब बाकी जो आगे का है किससे संबंधित है, 137 क्या कहता है, आदेशों का पुनरावलोकन, और आर्टिकल 138 क्या कहते हैं, इस तरीके से 147 तक है। तो ये हमारे और डिटेल हैं इन आर्टिकल्स में, क्या क्या लिखा है इसको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अब आज हमारा 136 तक हो चुका है, 125 से शुरू होकर आर्टिकल 136 तक हो लिया है। अब आप जुड़े रहिएगा, जिससे हम अगला जो लेक्चर लेके आएंगे वो 137 से आगे आर्टिकल से है, उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मानविका WCIS आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।